ओके, हम स्टडी कर रहे हैं रेट्स एंड द रिएक्शन रेट कांस्टेंट। तो तीन मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटिव टू द रेट ऑफ रिएक्शन जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ मैस एक्शन। ये लॉ ऑफ मैस एक्शन है क्या? द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से इंक्रीज क्यों होता है? उसकी वजह है कि इंक्रीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स एट द हायर है। कुछ कहा है आपने? तो अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। इस वजह से जो है ना हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। सेक्शन 3.2 के अंदर हमने जो है ना वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कॉन्सेप्ट 1 रेट लॉस एंड द डिपेंडेंस ऑफ द रेट रिएक्टेंट कांस्टेंट। मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही। रोल नंबर 9 क्या कह रहे हो आप? ओ सॉरी। ओके ओके, तो लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की वजह से। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से होता क्या है? जो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूलर कोलिजन इंक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। सेक्शन 3.2 के अंदर हमने कॉन्सेप्ट 1 जो है ना उसको डिस्कस किया था और वो था क्या? रेट लॉस एंड द डिपेंडेंस ऑफ रेट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, अब वी नाउ डिस्कस कॉन्सेप्ट 2 पोटेंशियल एनर्जी सरफेसेस एंड एनर्जी बैरियर्स। और कॉन्सेप्ट 3 द एनर्जी नीडेड फॉर क्रॉसिंग द बैरियर। कि पोटेंशियल एनर्जी सरफेस क्या है और एनर्जी बैरियर क्या है जिनको क्रॉस करना पड़ता है रिएक्टेंट्स को, और फिर कितनी एनर्जी चाहिए कि वो इन बैरियर को क्रॉस करें। द रेट कांस्टेंट K, द रिएक्शन रेट कांस्टेंट K इज नॉट रियली अ कांस्टेंट। ये असल में हम कहते हैं ना कि रेट कांस्टेंट, ये देखो वर्ड तो हम यूज कर रहे हैं कांस्टेंट का, लेकिन ये कोई कांस्टेंट नंबर है नहीं। इनफैक्ट इट इज मेयरली इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ये जो हमारी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है ना उन पे डिपेंड नहीं करता। द क्वांटिटी K इज रेफर टू एज आइदर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और द रेट कांस्टेंट। इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा K भी चेंज होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये कांस्टेंट होता है किसी एक फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो K भी चेंज हो जाएगा। हालांकि जो कांस्टेंट की ओरिजिनल डेफिनेशन है वो ये है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो मर्जी हो जाए K चेंज नहीं होगा, लेकिन इसको कांस्टेंट कहा क्यों जाता है कि किसी एक टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट है। अदरवाइज दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर और नॉट अ कैटलिस्ट इज प्रेजेंट। ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था ना कि आपके जो रेट लॉज हैं उसके अंदर कैटलिस्ट के जो थे उनके लिए स्पेशल केसेस थे और गैस फेजेस के लिए स्पेशल अलग से थे कि जिनके अंदर 1+K वाली टर्म आती थी डिनोमिनेटर के अंदर। तो ये जो है ना कि टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, लेकिन इसके अलावा कैटलिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, गैस फेज रिएक्शंस के ऊपर भी, और इट मे बी अ फंक्शन ऑफ टोटल प्रेशर। इन लिक्विड सिस्टम्स इट कैन आल्सो बी अ फंक्शन ऑफ अदर पैरामीटर्स सच एज आयोनिक स्ट्रेंथ एंड चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। अब ये देखो कि K जो है ना वो गैसेस के अंदर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, और जो हमारे हेटेरोजीनियस रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, और अगर लिक्विड सिस्टम्स हैं तो आयोनिक स्ट्रेंथ और चॉइस ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है K। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनफैक्ट ये जिस तरह हम कहते हैं ना फिजिकली के कांस्टेंट, ये उस तरह का कांस्टेंट नहीं है। These other variables normally exhibit much less effect on the specific reaction rate. ये specific reaction rate का मतलब rate constant ही है. Then does the temperature.
यानी जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसके ऊपर बाकी पैरामीटर्स जो हैं, जो बाकी वेरिएबल्स हैं, वो इतना अफेक्ट नहीं करते जितना टेम्परेचर करता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट सच एज सुपर क्रिटिकल वाटर। जो एक्सेप्शन है ना, ये जो हमने कहा कि टेम्परेचर के ऊपर करता है, बाकी वेरिएबल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी वेरिएबल्स में से ये जो सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट्स है ना, ये डिपेंड करता है, सच एज सुपर क्रिटिकल वाटर। Consequently, for the purposes of material presented here, it will be assumed that Ka depends only on temperature। जो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को जो है इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो इसलिए हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट जो है Ka, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हम ये एजम्पशन लेकर चलेंगे। This assumption is valid in most laboratory and industrial reactions and seems to work quite well। अब देखो लेबोरेटरी के अंदर जो हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। बेशक हम जो है ना रूम टेम्परेचर पे ना भी कर रहे हो अपना रिएक्शन, अगर वो हम किसी हाई टेम्परेचर के ऊपर भी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर 75 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस पे, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे लेबोरेटरी का जो एक्सपेरिमेंट है वो 75 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस पे मेंटेन रहे। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल रिएक्शंस होते हैं, इंडस्ट्री के अंदर भी जो आपका रिएक्टर लगा हुआ होता है उसके अंदर भी टेम्परेचर बेशक 700 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस हो, लेकिन उसको उस पर कॉन्स्टेंट रखा जाता है। ये नहीं होता कि 1 मिनट के बाद जो है ना वो 100 डिग्री नीचे चला गया, फिर 5-10 मिनट बाद 200 डिग्री ऊपर चला गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्टैटिस्टिकली टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा Ka जो है ना वो ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और ये एजम्पशन कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये लेबोरेटरी और इंडस्ट्री दोनों के अंदर बहुत अच्छा जो है ना हमारा काम कर जाती है। अच्छा, हमारे पास ये नोबेल प्राइज विनर था स्वीडिश केमिस्ट स्वांते आर्हेनियस। ये इसकी जो ना लाइफ स्पैन था, हु फर्स्ट सजेस्टेड दैट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट Ka कुड बी कोरिलेटेड बाय एन इक्वेशन ऑफ द टाइप। उसने क्या कहा था कि ये जो Ka है ना, ये टेम्परेचर का फंक्शन है, और जो हमारा फंक्शन है जिसके ऊपर जो है ना हमारा डेटा फिट हो जाता है वो ये वाला फंक्शन है Ae⁻⁻e/RT। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो है ना टेम्परेचर की वैल्यू 10 पुट करो, फिर उसके बाद 20 पुट करो, फिर 30, 40, 50, वो आप जो है ना आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी K की टेम्परेचर्स के ऊपर। जो आप लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो भी 10 पे करो, 20, 30, 40, 50 के ऊपर, और Ka की वैल्यू नोट करो। तो इस इक्वेशन से जो वैल्यूज आएंगी और जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से आएंगी वो मैच कर जाएंगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये हमारा जो मैथमेटिकल फंक्शन है Ka = Ae⁻⁻e/RT, दिस वर्क्स क्वाइट वेल विद एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, इसके अंदर आप A कैपिटल, ये क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी फैक्टर इसको कहते हैं या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। E क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इन यूनिट्स ऑफ जॉल पर मोल और कैलोरीज पर मोल। R हमारा गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज डिफरेंट जो है ना यूनिट्स के अंदर डिफरेंट होती हैं। T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन, तो ये जो टेम्परेचर होगा ये केल्विन के अंदर लेना है। अब ये जो इक्वेशन है 3-18, इसको हम क्या कहते हैं? आर्हेनियस इक्वेशन। अब जो स्टूडेंट्स है ना, देखो सेकंड चैप्टर के अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया था कि जी K जो है हमारा वो टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करता है। तो मैंने उनको ये कहा था, आप लोगों को उस वक्त ये बताया था न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कि ये जो ना फिलहाल तक के जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उसके अंदर हमारा ये टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इसको हम आगे चल के देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर, वो जो ना हमें बताती है कि हमारा जो K है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड किस तरह करता है, कौन सा फंक्शन है। तो वो ये वाली इक्वेशन थी हमारी आर्हेनियस इक्वेशन। It has been verified empirically to give the correct temperature behavior of most reaction rate constant with experimental accuracy। ये मैं अभी बता चुका हूँ कि आप जो है T की वैल्यूज पुट करके बेशक वैल्यूज निकाल लो, K की बेशक एक्सपेरिमेंट से निकाल लो, तो हमारे जो है ना वैल्यूज वो काफ़ी हद तक जो है ना बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब आ रही होती हैं K की। और ये बहुत जो है ना लार्ज टेम्परेचर रेंजेस के ऊपर भी ये इक्वेशन सही काम कर रही होती है।
Additionally, you can view the activation energy in terms of collision theory in any reference book. ये आप जो है ना इंटरनेट से या कहीं से इसको जो है ना एक दफ़ा रीड आउट कर लेना कि एक्टिवेशन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कोलिजन थ्योरी. अच्छा, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. अब होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हो जाती है. दिस काइनेटिक एनर्जी कैन इन टर्न बी ट्रांसफर्ड थ्रू मोलिकुलर कोलिजन्स टू इंटरनल एनर्जी टू इंक्रीज द स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग ऑफ द बॉन्ड्स. अब होता क्या है, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे. जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने की वजह से जो उनके बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रेच करेंगे और बेंड करेंगे कोलिजन्स की वजह से, कॉजिंग देम टू रीच एन एक्टिवेटेड स्टेट. अब ये जो बॉन्ड स्ट्रेचिंग और बॉन्ड बेंडिंग जो है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ये एक्टिवेटेड स्टेट के अंदर आ जाता है मॉलिक्यूल्स, वल्नरेबल टू बॉन्ड ब्रेकिंग एंड रिएक्शन. और होता है रिजल्ट हमारे पास क्या है कि बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड हमारे बनते हैं और हमारा रिएक्शन होता है. वाई इज देयर एन एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना ये क्यों एग्जिस्ट करती है. इफ द रिएक्टेंट्स आर फ्री रेडिकल्स दैट एसेंशियली रिएक्ट इमीडिएटली ऑन कोलिजन देयर यूजुअली इज नॉट एन एक्टिवेशन एनर्जी. ये जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, ये वाले हम जो है ना पहले भी एक दो एग्जांपल्स देख कर आए कि फ्री रेडिकल्स के अंदर हमारे पास जो है ना इंटरमीडिएट्स नहीं होते, ये एक्सट्रीमली हाई रिएक्टिव होते हैं फ्री रेडिकल्स जो हमारे होते हैं. तो इस वजह से हमारे जो है ना एक्टिवेशन एनर्जी इस केस के अंदर तो नहीं होती है. लेकिन जो दूसरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं जो जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है. A couple of these reasons are that in order to react, ये जो हमारे पास दो reasons हमने बताई हुई हैं, the molecules need energy to distort or stretch their bonds so that they break and now can form new bonds. अब एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए क्यों, उसकी एक रीज़न ये है कि मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हैं उनकी बेंडिंग और उनकी स्ट्रेचिंग जो है ना वो डिपेंड करती है कि आपस में वो कोलाइड करें, उनके अंदर एनर्जी हो. एनर्जी किससे आएगी, किसी एक्सटर्नल फैक्टर से, टेम्परेचर या प्रेशर देकर या वट एवर, कोई भी जो है ना हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें एनर्जी देने के लिए. तो एनर्जी जब देंगे मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को स्ट्रेच और जो है ना बेंड करने के अंदर, बेंड कह रहा हूँ सॉरी, स्ट्रेच और कंप्रेस करने के लिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए हमें. इसके अलावा the molecules need energy to overcome steric and electron repulsive forces as they come close together. और मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए क्या ओवरकम करने के लिए. ये देखो मॉलिक्यूल्स जो ना आपस में इस तरह नहीं होता कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड कर जाएगा. कोलाइड करने का मतलब ये होता है कि ये जो है ना 1 सम एंगस्ट्रॉम या 0.89 एंगस्ट्रॉम या 0.7 एंगस्ट्रॉम करीब आ जाते हैं एक दूसरे के. ये नहीं होता कि टक्कर लग जाए फिजिकली, इस तरह नहीं होता. तो इसको जो हमारी जो है ना रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, स्टीरिक क्लैशेस के भी जो है ना ये मिनिमम किस हद तक जो है ना एक दूसरे के करीब आ सकते हैं. इन चीज़ों के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी. अब देखो बॉन्ड स्ट्रेचिंग और बॉन्ड कंप्रेसिंग, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए. और ये जो स्टेरिक और इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए इनके लिए भी एनर्जी चाहिए. ये दोनों एनर्जी जो चाहिए कौन सी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी. यानी एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो ये दोनों काम होंगे. द एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी थॉट ऑफ एज अ बैरियर टू एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल. काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होना, इसके लिए क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी. और ये जो हमारे पास हो गया ये हमारा बैरियर कहलाता है. तो बिटवीन रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट बी ओवरकम, कि एनर्जी बैरियर है वो क्रॉस होगा तो हमारा रिएक्शन होगा. और वो बैरियर क्या है कि काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन मॉलिक्यूल्स की. ये इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी है वो कौन सी है, एक्टिवेशन एनर्जी. The activation energy is the minimum increase in potential energy. यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो मिनिमम इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी में रिएक्टेंट्स की
कि दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ट्रांसफॉर्म रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज जो कि रिएक्टेंट्स को हमने प्रोवाइड करनी है ताकि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। वो मिनिमम अमाउंट जो है पोटेंशियल एनर्जी की वो कौन सी है? एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इंक्रीज कैन बी प्रोवाइडेड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। अब ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, ये आएगी कहां से? काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलिजन। In addition to the concentration of the reacting species, there are two other factors that affect the rate of reaction. अब जो हमने अभी तक देखा कि ये concentration जो है ना reactants की, उनके ऊपर जो ना हमारा rate of reaction डिपेंड कर रहा होता है। तो दो other factors भी हैं जो है ना जो कि rate of reaction को affect करते हैं। The height of the barrier activation energy, यानी कुछ reactions के लिए बहुत ज़्यादा activation energy चाहिए होती है, कुछ के लिए कम चाहिए होती है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है। अगर बहुत ज़्यादा जो ना हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, क्योंकि हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। द फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुलर कोलिजन दैट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस ओवर द बैरियर, यानी अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल हैं, उन 1000 में से अगर 10 के पास सिर्फ इतनी एनर्जी है कि वो कोलाइड करके जो है ना रिएक्ट कर सकते हैं, तो थोड़े मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी है तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा है, क्योंकि थोड़े मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, थोड़े मॉलिक्यूल्स ही रिएक्ट कर पाएंगे। अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास ज़्यादा एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पास, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। इफ वी हैव अ स्मॉल बैरियर हाइट, the molecules colliding will need only low kinetic energies to cross over the barrier। अगर बैरियर ही हमारा जो ना थोड़ा सा है, बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, ठीक है, तो थोड़ी काइनेटिक एनर्जी भी जो ना सफिशिएंट होगी। फॉर रिएक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्मॉल बैरियर हाइट्स अकरिंग एट रूम टेम्परेचर, अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव दिस एनर्जी एट लो टेम्परेचर्स। अब वो रिएक्शंस जो कि रूम टेम्परेचर पे भी हो जाते हैं, उनके अंदर रूम टेम्परेचर के ऊपर ही मॉलिक्यूल्स के अंदर इतनी एनर्जी होगी, ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास, यानी 80% मॉलिक्यूल्स या 90% मॉलिक्यूल्स के पास इतनी जो है ना एनर्जी होगी रूम टेम्परेचर पे कि वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो जब 80 to 90% मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी हो कि वो रिएक्ट कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वो 80 to 90% मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बैरियर हाइट जो है उसको क्रॉस कर सकते हैं। However, for large barrier heights, we require higher temperature। अब एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा चाहिए तो हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है यानी कि बैरियर हाइट ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि उस हाइट को क्रॉस करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अब पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ से है? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से। और काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी? टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लार्ज बैरियर हाइट्स के लिए वी रिक्वायर हायर टेम्परेचर्स वेयर अ हाई फ्रैक्शन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विल हैव द नेसेसरी एनर्जी टू क्रॉस ओवर द बैरियर एंड रिएक्ट। वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स सेपरेटली। अब ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स हमने अभी शुरू में जिक्र किया था ना, उनका हम जो ना 1 by 1 जिक्र करेंगे, और ये एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह इनको सेपरेटली अब हम देखेंगे। तो हमारा अब आ जाता है कॉन्सेप्ट 2, पोटेंशियल एनर्जी सरफेसेस एंड एनर्जी बैरियर्स। ओके, वन वे टू व्यू द बैरियर टू अ रिएक्शन इज थ्रू द यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सरफेस एंड द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। रिएक्शन, ये जो हमारा बैरियर है, ये बैरियर क्या है रिएक्शन के लिए, इसको देखने के लिए एक तो हमारे पास मेथड है कि हम पोटेंशियल एनर्जी सरफेस और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स इनको यूज़ कर सकते हैं। ये हम अभी आगे चल के देखेंगे, ये डायग्राम्स और फिगर्स हैं, उधर से आपको समझ आ जाएगी ये। These coordinates denote the minimum potential energy of the system as a function of the progress along the reaction path as we go from reactants to an intermediate to products। यानी जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेंगे, फिर इंटरमीडिएट जो है ना वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हम जो है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर दिखाते हैं, ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हम इस चीज़ को दिखाते हैं। अभी फिगर आएगी तो आपको पता चलेगा कि भी जो है ना रिएक्टेंट्स कहाँ पे थे, फिर उसके बाद जो है ना प्रोडक्ट्स कहाँ पे जाके बने, एनर्जी किस तरह चेंज हुई, फिर उसके बाद किस तरह जो है ना प्रोडक्ट्स बने और उनकी एनर्जी क्या थी।
ये आगे एक डायग्राम आएगी उसके अंदर जो ना ये वाज़े तौर पर पता चल जाएगा। फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये वाला A प्लस गिव्स A प्लस BC, ये हमारा जो है ना रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये यानी कि इंटरमीडिएट के साथ ये रिवर्सिबल है कि A BC के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना देगा ABC, ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा A B और C के अंदर। हमारा जो फाइनल रिएक्शन है ना वो ये अगर हम निकाल दें तो फाइनल रिएक्शन हमारा है A प्लस BC गिव्स अस AB प्लस C, लेकिन जो ये इंटरमीडिएट बनता है ये रिवर्सिबल होता है हमारा। इस रिएक्शन के लिए द पोटेंशियल एनर्जी सरफेस एंड द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स आर शोन इन फिगर 3-1 एंड 3-2। इस रिएक्शन के लिए जो ना हमें उसने दिखाया है फिगर 3.1 और 3.2 के अंदर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स दिखाए हुए हैं, इनको अब हम जो ना देखेंगे। इन रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के अंदर जहाँ पर जो है EA लिखा होगा, जहाँ पे EC लिखा होगा, जहाँ पे EB लिखा होगा, फिगर के अंदर जहाँ पे EB लिखा होगा, उसका क्या मतलब है? पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जीज of the reactant A, BC and the product molecule AB and C, and EABC is the energy of the complex ABC at the top of the barrier। E जो है ना जितनी भी हैं ये पोटेंशियल एनर्जी सरफेस है रिएक्टेंट A की, C की, AB की, BC की, और अगर ABC दिया हुआ तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ABC उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी। तो फिगर के अंदर जहाँ भी E आएगा उसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ C, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AB, ये मीनिंग है इसके। और पोटेंशियल एनर्जी ABC का क्या मतलब है? जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा था उसकी पोटेंशियल एनर्जी। फिगर 3-1A shows the 3D plot of the potential energy surface which is analogous to a mountain pass where we start out in a valley and then climb up to pass over the top of the pass, that is the col or saddle point, and proceed down into the नेक्स्ट वैली। इसका क्या मतलब है सेंटेंस का? इसका मतलब ये है कि फिगर 3.1A के अंदर 3D प्लॉट दिखाया हुआ है। उस 3D प्लॉट के अंदर क्या है, यूँ समझ लो कि दो वादियाँ हैं, उनके दरमियान एक पहाड़ है, ठीक है, वादी यानी कि वैली। एक वैली है जिसकी एनर्जी लो है, उस लो एनर्जी से हम जो है ना उस माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं, फिर उस माउंटेन से जब नीचे उतरते हैं तो एक और वैली के अंदर आ जाते हैं जो कि ज्यादा नीचे है पहली वैली के मुकाबले में। ये जो हमारे पास पहाड़ था जिसके ऊपर हम चढ़े, ये जो पहाड़ आया है, ये जो ऊंचाई आई है, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये वो बैरियर है जिसको क्रॉस करना होता है असल में। और फिगर 3.1B shows contour plot of the pass, यानी इसका जो 2D इमेज है वो ये वाली 3.1B है। एनर्जी चेंजेस एज वी मूव विद इन द पोटेंशियल एनर्जी सरफेस, जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी सरफेस में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, एनर्जी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ये देखो ये हमारा है फिगर 3-1A और B। ये लेफ्ट वाली जो है ना ये A है और राइट वाली B है। लेफ्ट वाली हमारे 3D प्लॉट है और जो राइट वाला है ये इसी प्लॉट का 2D इमेज है जो कि टॉप से दिखाया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको देखो कि इसके अंदर ये वाला जो एक्सिस है, जो एरो दिखाया हुआ है, ये Z एक्सिस कह लो इसको आप, ये कौन सा है हमारा? ये है एनर्जी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी को। अब ये देखो कि यहाँ पर जो है ना यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे x भी 0, y भी 0 और z भी 0। ऊपर जाएंगे z इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे इस डायरेक्शन में तो x इंक्रीज होगा, इस डायरेक्शन में आएंगे तो y इंक्रीज होगा। अब ये देखो कि हम शुरू में कहाँ पर हैं? हम शुरू में स्टेट A के अंदर हैं, स्टेट A के अंदर। कब? जब A B के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है। अब ये देखो कि ये वाली जो डायरेक्शन है, जैसे जैसे जहाँ मैं माउस मूव कर रहा हूँ, कर्सर मूव कर रहा हूँ, वैसे वैसे डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों? ये A और B के दरमियान डिस्टेंस है, क्योंकि 0 तो यहाँ पे है ना, 0 से इधर मूव करेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज होगा डिस्टेंस। तो जो A B के दरमियान डिस्टेंस है, A B के दरमियान डिस्टेंस, वो इस डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज होगा। अब शुरू के अंदर जब हम यहाँ पर हैं इस जगह पर, तो इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस A और B का बहुत ज्यादा है, और A और B का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने का क्या मतलब है? A और B का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि A और B अभी आपस में रिएक्ट नहीं किए हुए, तो ये अलग अलग हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं अभी।
तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ए और बी सी क्या है, अभी रिएक्टेंट है, ठीक है। और आर ए भी क्या है, ये हमारी है इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ। इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ यानी ए और बी के दरमियान जो है ना मिनिमम कितना डिस्टेंस होगा कि वो बॉन्ड बना सकें, यानी बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है ना वो कह सकते हो आपके इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ है ये हमारी। अब शुरू में हमारा ए और बी जब एक दूसरे से बहुत दूर हैं, यानी कि डिस्टेंस देखो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ए और बी सी अलग अलग हैं, अभी रिएक्टेंट के तौर पे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बाय गिविंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि उनकी एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब ये देखो कि ये जो पॉइंट है ना ये कम हाइट के ऊपर है और ये वाला पॉइंट जो है ना ज्यादा हाइट के ऊपर है, ठीक है। ये जो कंटूर लाइंस है ना इस तरह करके, ये इस तरह करके जो कर्व बन रहे हैं, इस कर्व के अंदर जो ये वाले पॉइंट है ये हाइट के ऊपर है और जो ये वाले पॉइंट है वो नीचे है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने से क्या होगा, ए और बी के कोलिजन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो जब कोलिजन बढ़ेंगे तो इसका क्या मतलब है कि ए और बी एक दूसरे के करीब आएंगे, कोलिजन होगा तो करीब ही आएंगे ना। तो क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन्स इंक्रीज होंगे, वो एक दूसरे के करीब आएंगे और उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। और हाई एनर्जी कहाँ पे है, ऊंचाई के ऊपर यहाँ पे। तो क्या होगा कि ये इस तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे हमारा पहुंच जाएगा सब पूरे का पूरा सिस्टम ए बी। अब यहाँ पर आकर जब ए बी सी बन रहा है, अब इस ए बी सी जो है ना ये अनस्टेबल है। ए बी सी क्या है, अनस्टेबल, ये इस जगह पे नहीं रह सकता। अब इसको जो है ना या तो ये वापस इधर जा सकता है या इधर आ सकता है। अब ये जो वापस जाएगा ना ये हमारा कौन सा बन जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन वाला पार्ट है ये वाला। और अगर इस तरफ आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा कि ए बी के साथ रिएक्ट कर जाएगा यहाँ पर और बी और सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये वाला एक्सिस देखो कि बी सी का डिस्टेंस, यहाँ पे बी सी का डिस्टेंस मिनिमम है यहाँ, और जब यहाँ पर जाएंगे जैसे जैसे मूव करेंगे तो बी और सी का डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये देखो इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस। जब बी और सी का डिस्टेंस इंक्रीज हुआ इसका क्या मतलब, बी और सी एक दूसरे से दूर हो गए। बी और सी तो दूर हो गए लेकिन ए जो है वो बी के साथ रिएक्ट कर चुका होगा। ये देखो जरा ए यहाँ पर जब ए और बी रिएक्ट कर गए तो क्या हुआ, बी और सी एक दूसरे से दूर हो गए। तो ये इस तरफ मूव कर जाएगा हमारा। अब ये जो हमारी हाइट थी यहाँ पर एनर्जी की, सबसे ज्यादा हाइट यहाँ पर है, उससे कम यहाँ पर है और सबसे कम यहाँ पर है। जो हम एनर्जी देते हैं वो करती क्या है, वो मॉलिक्यूल्स को इस हाइट पे पहुंचा देगी। इस हाइट पर पहुंचने के बाद क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। हम मजीद एनर्जी भी अभी दे रहे होंगे तो उस एनर्जी से क्या होगा, यहाँ पे जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी और हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको जो ये 3D इमेज है, ये क्या है 3D इमेज, इसके अंदर देखो यहाँ पे कम हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट आ गई और बहुत ज़्यादा कम हाइट आ गई यहाँ पे। तो ये हमारी पहली वैली है। इस वैली के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी और फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। और इंक्रीज किस तरह होगी कि इंक्रीज होने की वजह से ये हाइट के ऊपर आ गए, पहाड़ के ऊपर आ गए ये, ठीक है, माउंटेन पे। उसके बाद माउंटेन से ये नीचे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखो 3 एक्सिस है, एक हमारा जी एक्सिस है एनर्जी वाला, इसके अलावा एक्स एक्सिस ये हमारा और ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर हम इस प्लॉट को टॉप से देखें तो हमें क्या नजर आएगा, एक ये एक्सिस और एक ये एक्सिस। तो बी सी एक्सिस यहाँ पर दिखाया हुआ है और ए बी एक्सिस जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर भी देखो तो शुरू के अंदर ए बी, यहाँ पर क्या है, ए बी डिस्टेंस थोड़ा है 1 है, आगे गए ए बी का डिस्टेंस इंक्रीज हुआ 1.5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 3। यानी जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हमारा जो ए बी डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
तो ए बी डिस्टेंस इंक्रीज करने होने का क्या मतलब है कि ए और बी एक दूसरे से अभी सेपरेट हैं। तो जब हम एक्स पॉइंट के ऊपर हैं जहां पे डिस्टेंस हमारा 3 आर्मस्ट्रॉन्ग के करीब है, तो इसका क्या मतलब है कि अभी ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हैं, ए और बी सी एक दूसरे से दूर हैं। एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये जो कॉन्टूर्स हैं ये क्या शो करवा रहे हैं कि हाइट इंक्रीज हो रही है। ये जो ये वाले हैं ये क्या शो करवा रहे हैं कि हाइट इंक्रीज हो रही है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये हाइट के ऊपर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम हुई और कम हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पर जो है ना जो हमारा ए बी है उसका डिस्टेंस देखो यहाँ पर जब पहुँच गया तो यहाँ पर कितना है हमारा 0 पॉइंट समथिंग है एनर्जी हमारी ए बी की। तो इसका क्या मतलब है ए और बी रिएक्ट कर गए। अब यहाँ पर ए और बी का डिस्टेंस देखो थोड़ा है, लेकिन इस एक्सिस के ऊपर देखो कितना है डिस्टेंस 3। इसका क्या मतलब हुआ कि बी और सी जो है वो एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। अब इसी चीज को अगर हम इस फिगर के अंदर समझें वो किस तरह है वो ये है कि हमारे पास शुरू में देखो ये रिएक्टेंट्स थे। अभी रिएक्टेंट्स क्या हैं ए और बी सी, ये अभी अलग अलग हैं। इनकी जो एनर्जी है वो कितनी है, ये इधर तक है अभी एनर्जी इनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है ए और बी सी की वो ये है जो यहाँ पर दिखाई गई। मिसाल के तौर से 100 कैलोरीज पर मोल है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं टेम्परेचर जो है ना इसका इंक्रीज करते हैं रिएक्शन का। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है ना इंक्रीज हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होकर इधर पहुंच गई। पोटेंशियल एनर्जी पहले यहाँ पे थी थोड़ी थी, यहाँ पर आ गई और ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया ए बी सी। इस कॉम्प्लेक्स ए बी सी को बनने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए बी जी क्या चाहिए यार ये कनेक्शन जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा ख्याल इस वजह से हुआ है, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर की, उसका इंटरनेट के साथ कोई लिंक नहीं है, वो आपको कंप्लीट मिल जाएगी। हाँ अब क्लियर है? यस सर। ओके अब यहाँ पर हमारा ए और बी सी क्या है सेपरेट हैं अभी, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी अभी ये है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उससे क्या होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से कोलिजन्स होंगे, कोलिजन्स जब होंगे तो क्या होगा ए और बी का भी तो कोलिजन होगा, एक ए किसके करीब आ जाएगा बी के, तो क्या बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स ए बी सी। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा कोलिजन्स और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने के केस में, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है वो ये देखो इंक्रीज हो गई, पहले थोड़ी थी बाद में इंक्रीज हो गई। अब ये जो हमारी एनर्जी है यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो एनर्जी है ई बी, ये हमारा एनर्जी बैरियर है, ये हमारा एनर्जी बैरियर है। ये क्रॉस होगा तो रिएक्टेंट बनेंगे। तो इतनी एनर्जी अगर हम सप्लाई कर देते हैं तो हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स के बाद क्या होगा कि कुछ थोड़ा सा जो ना वो वापस भी जाएंगे और कुछ एनर्जी की वजह से दोबारा कॉम्प्लेक्स भी बना रहेंगे। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ये अपनी एनर्जी रिड्यूस करके जो है ये बना देंगे ए बी और सी। अब ये देखो कि इनकी एनर्जी क्या है बिल्कुल मिनिमम एनर्जी है, ठीक है। अब ये जो है ए और बी सी इनकी एनर्जी क्या है ई ए और ई बी सी, यानी कि बी सी की पोटेंशियल एनर्जी और ए की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। अब उसके बाद ये जो हमारा है ई ए बी सी, ये वाली एनर्जी ये हमारी इधर आ रही है और ये कितनी है ये ई ए और ई बी सी, इन दोनों के अंदर इन दोनों एनर्जीज के अंदर अगर हम ई बी एनर्जी यानी बैरियर एनर्जी जो है इसको ऐड कर दें तो हमारे पास ये वाली एनर्जी बन जाती है।
और जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं ये क्या है, EAB इसकी एनर्जी और EC इस C की एनर्जी, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट की आ जाएगी। अब ये जो हमारी रिएक्टेंट्स की एनर्जी होती है पोटेंशियल, और जो हमारे प्रोडक्ट्स की जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये आप CPP के अंदर भी पढ़ आए हो, CPP 2 के अंदर एनर्जी बैलेंस के अंदर ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये जो ना उन्होंने एक स्पेसिफिक, ये तो जनरल एग्जांपल थे ना A, B और C को लेकर, ये उसकी जो ना एक स्पेसिफिक एग्जांपल है कि CH3I, ठीक है, और क्लोरीन, ये दोनों का रिएक्शन होता है। रिएक्टेंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं, इनकी ये एनर्जी है अभी, ठीक है, लो एनर्जी है। हम जो है ना ये एनर्जी बैरियर है यहाँ पे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, इधर से लेकर और इस हाइट तक का ये एनर्जी बैरियर है। ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करवाने के लिए एनर्जी सप्लाई करेंगे, जब यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर आकर। अच्छा, अब यहाँ पर जो है उसने एनर्जी और जो है ना इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ का जो है ना बताया हुआ है कि हमारी जो है ना ये इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ है, यानी मिसाल के तौर पर फर्ज कर लो 1.1 एंगस्ट्रॉम है बॉन्ड लेंथ B और C की, ठीक है ना। तो B और C की जो बॉन्ड लेंथ है 1.1 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पर ये कितना बन रहा होगा 1.1 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे क्या है 0। अब अगर हम 1.1 से कम कर देते हैं, यानी कि जो बॉन्ड है वो कंप्रेस हो जाता है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर 1.1 से ज़्यादा कर देते हैं तो भी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो ना हमारा क्या मतलब हुआ कि जो हमारा स्टेबल सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ के ऊपर होता है। अगर बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड है हमारा, अगर वो कंप्रेस हो रहा है या स्ट्रेच हो रहा है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि हमारा अनस्टेबल है ये सिस्टम। ये जो है ये सारी डिस्कशन, ये सारी की सारी एग्जैक्टली ये मैं डिटेल से बता चुका हूँ। ये जो मैंने ग्राफ डिस्कस किए हैं यहाँ पर, ये सिर्फ ग्राफ ही डिस्कस किए हैं, ये तो कोई CH3I और Cl की एग्जांपल डिस्कस की हुई है। और ये जो चीज़ है ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना, कि जो हमारी ABC कम्प्लेक्स की जो एनर्जी है उसमें से A और BC की एनर्जी को माइनस कर देंगे तो हमारी जो बैरियर हाइट है ये आ जाएगी। ये देखो ज़रा, कॉम्प्लेक्स की एनर्जी में से A और BC की एनर्जी माइनस कर देंगे तो कौन सी आ जाएगी, EB। दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी, ये क्या बन जाएगा, EB। तो वही यहाँ पर उसने हमें बताया हुआ है, ठीक है। बाकी ये वही सारी डिटेल चल रही है। ये जो ना एक अलग से एग्जांपल है CH3 की, ठीक है ना, कि द energy reaction coordinate diagram of the reaction between a hydrogen atom and an ethane molecule। हाइड्रोजन एटम और इथेन मॉलिक्यूल, ये फ्री रेडिकल है हमारा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एटम और इथेन मॉलिक्यूल के दरमियान ये वाला रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है इस डायग्राम के अंदर। इसके बारे में वो कहता है क्या है कि the energy reaction coordinate diagram for the reaction between a hydrogen atom and an ethane molecule is shown in figure 3-3, where the bond distortion, breaking and forming are identified। ये भी फिगर के अंदर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। This figure shows schematically how the hydrogen molecule H moves into CH3 molecule, distorting the CH bond and pushing the CH bond of the methyl hydrogen to arrive at the transition state। ट्रांजिशन स्टेट भी फिगर के अंदर टॉप के ऊपर दिखाई गई होगी, वो भी बता दूंगा। और एंड में ये कि जो ना प्रोडक्ट जो बनते हैं हमारे पास, ये देखिए हमारे पास है हाइड्रोजन एटम, ये हमारा है इथेन मॉलिक्यूल। अब ये अभी लो एनर्जी के अंदर है, ठीक है। एनर्जी बैरियर कौन सा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, ठीक है। एनर्जी इंक्रीज करने के लिए हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली टेम्परेचर जो है ना यूज़ किया जाता है, और अगर फ्री रेडिकल हो तो फिर तो कुछ किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या होगा कि जब ये हाइड्रोजन एटम इसके करीब पहुंचेगा या इसके साथ कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करने की वजह से क्या होगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगी। जो डिस्टॉर्शन का मतलब शेप चेंज हो जाएगी। ये अभी देखो स्फेरिकल सा है, ये स्फेरिकल के बजाय जो है ना इसकी शेप चेंज हो गई।
और इसी तरह ये जो है इसकी भी शेप चेंज हो गई, देखो यहाँ पर। अब एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, मजीद एनर्जी इंक्रीज होगी, तो ये थोड़ी और जो है ना हमारे पास चेंज हो जाएगी शेप। उसके बाद अगर तो रिवर्स जाता है तो ये और ये हो जाएंगे, और अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाता है मजीद लो एनर्जी की तरफ, तो प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्या होगा कि ये जो है ना हमारे पास हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन को खींच लेगा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा, और ये हमारे पास एक और फ्री रेडिकल बन जाएगा, इथाइल फ्री रेडिकल। तो जो सारी थ्योरी है, सारी गेम है, वो क्या है कि लो एनर्जी पे है, हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगी, वो आपस में कोलाइड करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है कोलाइड करने की वजह से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम होने की वजह से जो है ना ये एनर्जी क्या हो जाएगी, इनकी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ है या इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो होना चाहिए उसके ऊपर एनर्जी मिनिमम होती है। जब ये एक दूसरे के करीब आ गए तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये हमने इस डायग्राम के अंदर भी देखा था, ये देखो ये वाला, कि इक्विलिब्रियम से कम अगर हो जाता है डिस्टेंस तो भी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो एनर्जी इंक्रीज हुई, मजीद डिस्टॉर्शन हुई, मजीद करीब आए हाई एनर्जी होने की वजह से, तो मजीद डिस्टॉर्शन हुई। उसके बाद ये रिएक्ट कर जाएंगे। रिएक्ट करने के बाद अगर तो रिएक्ट कर लेते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल लेता है पहला हाइड्रोजन एटम, तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और अगर नहीं निकलता तो वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा। उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस ऑफ आवर अप्रोच टू रिएक्टर साइजिंग एंड डिजाइन। अब ये जो है चैप्टर का बिल्कुल फाइनल है, लेकिन इससे पहले का एक पोर्शन है वो मैंने भी जानबूझ के स्किप किया है, क्योंकि वो कवर करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए था। मुझे अंदाज़ा था कि ये इतने टाइम में कवर नहीं हो पाएगा, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। लेकिन ये सबसे आखिरी टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला। In chapter 2 we combine the different reactor mole balances with definition of conversion। यानी क्या बता रहा है कि जो हमने चैप्टर 2 के अंदर किया था, मोल बैलेंस और कन्वर्जन को यूज करते हुए रिएक्टर साइजिंग की थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वी शोड दैट इफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज नोन एज अ फंक्शन ऑफ कन्वर्जन, यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज अ फंक्शन ऑफ कन्वर्जन, तो हम जो है ना CSTR, PFR और PBR डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस। ये हम सेकंड चैप्टर के अंदर करके आए हुए हैं। इन जनरल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म इज नॉट अवेलेबल। होता क्या है कि हमने डिजाइन किया चैप्टर 2 के अंदर इस रिलेशन की बेस पे, ठीक है, लेकिन होता क्या है जनरली हमारे पास ये जो है रिलेशन ये मौजूद नहीं होता। ये हमारे पास रिलेशन जो है रेट ऑफ रिएक्शन का विद कन्वर्जन, ये हमारे पास नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हाउएवर we have seen in section 3.2 that the rate of disappearance of A, that is minus RA, is normally expressed in terms of concentration of reacting species। जो हमने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा है वो क्या पढ़ा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है और फंक्शन होता है कि इनका कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। अब ये देखो कि हमारे पास ये वाला रिलेशन जो है ना ये यूज तो होता है, और हमने चैप्टर 2 के अंदर किया भी यूज ये वाला रिलेशन, किसके लिए, रिएक्टर साइजिंग के लिए, लेकिन ये वाला रिलेशन हमारे पास मौजूद नहीं होता। चैप्टर 3 के अंदर हमने देखा कि हमारे पास इस तरह का रिलेशन होता है। चैप्टर 4 के अंदर हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसके अंदर के कंसंट्रेशंस को हम शो कराएंगे एज अ फंक्शन ऑफ कन्वर्जन। जब कंसंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ कन्वर्जन हो जाएगी तो कंसंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ कन्वर्जन हो जाएगी, तो रिएक्शन रेट जो है हमारा वो इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। तो चौथे चैप्टर के अंदर हमने यही काम करना है कि कंसंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, उसका इफेक्ट क्या होगा कि वो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन हमारे पास आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये चीज़ फिर अवेलेबल होगी और इसकी बेस पर हम रिएक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो है ये समरी है डिज़ाइन इक्वेशंस की, ये हमने चैप्टर 2 के अंदर जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। बैच रिएक्टर के अंदर हमारे पास ये डिफरेंशियल फॉर्म थी रिएक्टर डिज़ाइन की, कि वॉल्यूम जो है ना इस इक्वेशन से निकाला जा सकता है, और जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो टाइम भी निकाला जा सकता है, और किसी स्पेसिफाइड कन्वर्जन के लिए या वॉल्यूम भी फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये उसकी इंटीग्रल फॉर्म है, इसकी अलजेब्राइक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी,
तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर हम न्यूमेरिकल नंबर्स पुट कर दें तो सॉल्यूशन आ जाएगा डायरेक्ट, हमारे पास अलजेब्राइक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। बैक मिक्स रिएक्टर जो हमारा CSTR था या फ्लूइडाइज्ड CSTR था, इन CSTRs की जो हमारी इक्वेशन थी वो अलजेब्राइक थी। क्यों अलजेब्राइक थी? ये वाली इक्वेशन हमारी डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म के अंदर क्यों एग्जिस्ट नहीं करती? क्योंकि हमने इसके अंदर एजम्पशन ये ली हुई थी CSTR के अंदर कि एवरीथिंग इज वेल मिक्स्ड, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, हर चीज मिक्स्ड है, हर जगह पे सारी सेम चीज है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है ना कोई भी नहीं है, पूरे रिएक्टर के अंदर सेम कंसंट्रेशन है हर जगह। तो इस वजह से हमारे पास ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म नहीं थी, तो हमारे पास इसकी अलजेब्राइक इक्वेशन थी। जो हमारा ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर था या हमारा जो पैक्ड बैग रिएक्टर था उसके अंदर ये हमारी डिफरेंशियल फॉर्म थी और ये हमारी इंटीग्रल फॉर्म है, जिसके थ्रू हम जो है ना वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर या वेट ऑफ कैटलिस्ट फाइंड कर सकते हैं। जी यार ये यहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। लेकिन देखो स्लाइड्स बेशक शो नहीं हो रही, लेकिन रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है। ये आपको जो है ना रिकॉर्डिंग उस पर यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगी, वहाँ से आप जो है ना लेक्चर कंप्लीट स्लाइड्स समेत देख सकते हो। तो ये हमारा टेबल है जो कि हमारी समरी है जो है ना डिज़ाइन इक्वेशंस की, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन। ओके, अब अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप पूछ सकते हो। जो मैंने अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई कि ये जो हमारा फोर्थ टॉपिक है रेट्स एंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट, ये अभी इसके अंदर हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा अभी रहता था, वो मैंने इस वजह से नहीं छेड़ा कि उसके लिए कुछ टाइम चाहिए कवर करने के लिए, तो टाइम थोड़ा था, तो ये बिल्कुल आराम से समझ आने वाला था। छोटा सा टॉपिक ये कवर कर लिया है मैंने। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो और कुछ एग्जांपल्स इंशाल्लाह देखेंगे। अब कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो जो आपने पूछना हो वो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है यार, आप लोग तो बहुत एक्सपर्ट हो गए हो। अच्छा, अब क्या है एक और चीज कि ये जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है परसों, उसके अंदर चैप्टर 1 और 2 में से आपका क्विज है। चैप्टर 1 एंड 2 इसमें से आप लोगों का क्विज होगा। सर कैसे क्वेश्चन? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, अभी मैंने बनाया हुआ भी नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों ने टिका के तैयारी करनी है। यार देखो, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, मुझे ये क्वेश्चन अच्छा ही नहीं लगता। आप स्टडी से लेक्चर से कोई चीज़ पूछते हो ना, बुक में से कोई चीज़ पूछते हो, मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन ये कि जी क्या होगा यार, चैप्टर ही जब पूरा अच्छे से तैयार कर लिया तो बेशक मैं क्वेश्चन दे दूँ, बेशक शॉर्ट क्वेश्चन दे दूँ, बेशक लॉन्ग क्वेश्चन दे दूँ, बेशक न्यूमेरिकल दे दूँ, जब पूरा चैप्टर तैयार है फिर तो सॉल्व कर लोगे। और अगर फर्ज कर लो जी आपने पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, मैं जो मर्जी दे दूँ आप नहीं सॉल्व कर सकते, जो मर्जी कर लो। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना ये काइंडली ना किया करो कि जी क्या होगा। आपका काम है बहुत अच्छे तरीके से जो है ना तैयार करना। अगर तैयार है कुछ नहीं होगा, हो जाएगा। ऑनलाइन? हाँ बेशक ऑनलाइन हो, बेशक ऑनलाइन हो, अगर पढ़ा हुआ होगा तो ऑनलाइन में भी सॉल्व कर लोगे, अगर ऑन कैंपस होगे तो भी सॉल्व कर लोगे। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि अगर पढ़ा ही नहीं तो बेशक ऑनलाइन हो बेशक ऑफलाइन हो क्या कर सकोगे।